हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर, स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस की क्या नेचर है, स्कोप और सोर्सेज क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम छोटी सी इंट्रोडक्शन देखते हैं। जूरिस्प्रूडेंस क्या है? बेसिकली एक स्टडी ऑफ द थ्योरी एंड फिलॉसफी ऑफ लॉ है। मीन एक स्टडी है थ्योरी एंड फिलॉसफी ऑफ लॉ की। ठीक है, इन जूरिस्प्रूडेंस वी do not deal with the practically applicable basis of statutory law। मतलब हम जुरिस्प्रूडेंस में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल जो स्टैचुरी लॉ है उसको डील नहीं करते, रेदर देन अंडरस्टैंड करते हैं वेरी एसेंस ऑफ लॉ। मीन हम इसमें ये देखते हैं कि नॉलेज ऑफ लॉ क्या है, जो कि इसका बेसिक मीनिंग है जुरिस्प्रूडेंस का। जुरिस मीन लॉ एंड प्रूडेंस मीन नॉलेज। ठीक है, मीन नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, एंड द वर्ड सोर्सेस ऑफ लॉ इज यूज्ड इन वेरियस सेंसेस। मतलब हम जब भी वर्ड देखते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ, इसको हम वेरियस सेंसेस में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट जुरिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन जो दी है। जैसे किसी ने कस्टम को एक एज अ सोर्स बताया है, किसी ने प्रेसिडेंट को बताया है, इसीलिए बोला है। जो इसका डिफरेंट डिफरेंट यूज़ देखते हैं हम वेरियस सेंसेस में। ठीक है, द कॉमन सोर्स ऑफ लॉ क्या है? कस्टम है, कोडिफाइड लॉ है एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट है। हम कॉमनली इसी को देखते हैं कि एक तो हमारा कस्टम हो गया और दूसरा हो गया लेजिस्लेशन। ठीक है, जिसको हम कॉडिफाइड लॉ, लेजिस्लेशन के द्वारा ही हमारा लॉ जो है वो कॉडिफाई होता है। ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेशन जो है, जैसे पार्लियामेंट है, वो जब लॉ बनाती है तो उसको कोडिफाई करती है। एज जैसे कि हमारे वेयर एक्ट होते हैं उसके बोला है, वैसे ही वह हमारा एक रेगुलरिटी में लिखा गया एक कानून होता है जिसको हम कोडिफाइड बोलते हैं। ठीक है, एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट, जो कि हमारे जुडिशियल जो हमारे जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनके द्वारा दिए हुए डिसीजन को हम जुडिशियल प्रेसिडेंट की तरह यूज़ करते हैं। मतलब उसी जो हमारे लोअर कोर्ट हैं वो उन्हीं के द्वारा दिए गए फैसलों पर काम करते हैं, और अपनी किसी डिसीजन में यदि उन्होंने अपनी कोई जजमेंट देनी होगी तब वो उन्हीं के द्वारा जो बताए गए जजमेंट होते हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। ठीक है, with the growing of popularity of codified law and the precedent in a modern state replacing various and sources of law। ठीक है, there are the many differences among the jurists regarding the source of law। मतलब कुछ differences होते रहते हैं, क्योंकि हमारे जो jurist हैं उन्होंने अलग अलग definitions दी हैं और अलग अलग sources of law को बताया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके नेचर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस को। तो नेचर क्या होता है कि हम ये एनालाइज करते हैं कि इसका कंसेप्ट कैसा है, मतलब ये इसका नेचर कैसा है, मतलब कंसेप्ट कैसा है। तो बोला है कि जुरिस्प्रूडेंस क्या है? एक एनालाइज करता है लीगल कंसेप्ट को। मतलब जुरिस्प्रूडेंस का काम ही है, जुरिस्प्रूडेंस का मीनिंग ही ये बताया है, नॉलेज ऑफ लॉ, जो एनालाइज करेगा लीगल कंसेप्ट्स को। इट ट्राइज इट टू फाइंड आउट द असेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ये क्या करता है? ट्राई करता है, फाइंड आउट करता है प्रिंसिपल ऑफ असेंशियल्स प्रिंसिपल ऑफ लॉ। It not only analyzes the rule which are already known, and but it also analyzes and sets the foundation of new rule। ठीक है, it is a result of thinking of jurist and philosopher। ये एक क्या है? रिजल्ट है थिंकिंग ऑफ जुरिस्ट का। मतलब जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट जुरिस्ट हुए हैं, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है एंड उसी को बोला है कि ये क्या है, जुरिस्प्रूडेंस क्या है? थिंकिंग, एक रिजल्ट है थिंकिंग ऑफ जुरिस्ट एंड फिलोसफर का। ठीक है, दे आर हैविंग द फ्रीडम टू एसेंस एनालाइज टू speculate about the legal system। ठीक है, and so it can be said as the intellectual exercise which is having no immediate practical application। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज जो है उसकी वो इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो नहीं है। ठीक है, इट्स एट द इट सेट्स द टर्न ऑफ फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ लॉ, इसलिए इसे रिफॉर्मेशन ऑफ लॉ भी कहा जाता है। बोला है
जुरिस्प्रूडेंस लिंक करता है लॉ विद द अदर डिसिप्लिन लाइक साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। ये लिंक करता है डिफरेंट डिफरेंट जुरिस्ट से, डिफरेंट डिफरेंट लॉ से, जैसे कि हमारा जो साइकोलॉजी है, हमारा पॉलिटिकल है, हमारा इकोनॉमिक है, इससे जो है वो लिंक करता है। इसका स्कोप जो है ऑलवेज चेंजिंग इन नेचर है, ठीक है। इट्स स्कोप इज ऑलवेज चेंजिंग एंड इट इज नॉट डिराइव फ्रॉम एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, जो कि वह कहीं भी डिराइव नहीं किया गया है, ना ही किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में, ना ही स्टेट ऑफ असेंबली में, ठीक है। Various concepts like origin of law, need of law and the utility of law is studied by the various jurists, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमें जब भी नीड होती है लॉ की और हमें यूटिलिटी होती है, मतलब उसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट जुरिस्ट ने जो बताया गया लॉ होता है हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। बोला है वेरियस कंसेप्ट लाइक origin of law, need of law and the utility of the law is studied by the various jurists. This study of the concept of law is called jurisprudence, ठीक है। इसी को हम बोले, इसी स्टडी ऑफ कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, जुरिस्प्रूडेंस, ठीक है। स्टडी करना है कंसेप्ट ऑफ लॉ को, जिसको हम बोलेंगे जुरिस्प्रूडेंस। इसका सिंपल मीनिंग हम नेचर क्या लेते हैं, हम एक पूरा एनालिसिस जो हमने पैराग्राफ रीड किया उसका एनालिसिस क्या हो गया कि ये क्या है, एक स्टडी है कंसेप्ट ऑफ लॉ, एक स्टडी है कंसेप्ट ऑफ लॉ, कंसेप्ट ऑफ लॉ की, ठीक है, जिसे हम जुरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, ठीक है, यही है। एंड द नेक्स्ट इज स्कोप, क्या क्या है, बोला है देयर इज नो एनिमिटी ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, ठीक है। बोला कुछ भी डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम कुछ भी ओपिनियन जो है वो डेफिनेट नहीं बोल सकते कि क्या स्कोप है हमारे जुरिस्प्रूडेंस का। डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़ जो है वो एट्रीब्यूट करती हैं डिफरेंट मीनिंग एंड वेरिंग प्रीमाइसेस टू द लॉ। जो डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं वो बताती हैं कि वेरियस क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है वेरियस प्रीमाइसेस ऑफ लॉ का, एंड दैट कॉजेज डिफरेंट ओपिनियन विद रिगार्ड टू द एग्जैक्ट लिमिट ऑफ द फील्ड कवर्ड by the jurisprudence. Jurisprudence has been so defined as a cover moral and religious prospects also and that has created confusion. बोला जब भी हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रोस्पेक्ट को पढ़ते हैं, कभी हम मॉरल को पढ़ेंगे, कभी रिलीजियस को पढ़ेंगे, तब क्या होता है हमारे माइंड में क्या होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। इसलिए बोला है इसका कुछ भी डेफिनेट नहीं बताया है कि स्कोप क्या है जुरिस्प्रूडेंस का। तो it goes the credit to the Austin that is a distinguished law from the morality and the theology and restricted the term of the body of the rule set and enforced by the sovereign of the supreme making authority within the realm, ठीक है। thus हम क्या बोल सकते हैं, स्कोप ऑफ जुरिस्प्रूडेंस क्या है, लिमिटेड टू द स्टडी एंड द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव लॉ, ठीक है। स्कोप ऑफ जुरिस्प्रूडेंस क्या हो गया, स्कोप ऑफ जुरिस्प्रूडेंस वाज लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव लॉ, एथिक्स, थियोलॉजी फॉल आउटसाइड एंड प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, ठीक है। यही हो गया हमारा स्कोप, जो कि क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। और फिर बोला है कि द प्रेजेंट व्यू, आज की हम टाइम में देखें तो स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ जुरिस्प्रूडेंस क्या है, कैन नॉट बी सरकमाइज और रेजिटिमेंटेड, ठीक है। ये इंक्लूड करता है ऑल कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन ऑर्डर एंड ह्यूमन कंडक्ट, मतलब जो भी कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन ऑर्डर है या ह्यूमन कंडक्ट एंड द स्टेट है एंड द सोसाइटी है, उसको क्या कर सकता है, इंक्लूड करता है, ठीक है। एक हमारे पीबी मुखर्जी हैं, उन्होंने लिखा है The new jurisprudence is both intellectual and idealistic abstraction as well as behaviorist study of a man in a society. मतलब एक इंसान जो भी सोसाइटी में रह रहा है उसका बिहेवियर, उसकी जो भी उसकी आइडियोलॉजी है और इंटेलेक्चुअल वाला है उसका जो बिहेवियर, उसकी स्टडी है, ठीक है। एक मैन की स्टडी, मैन इन अ सोसाइटी जो है उसकी स्टडी है। ये इंक्लूड करता है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर आइडियाज
इट कवर द स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशन टू द स्टेट एंड द सोसाइटी, ठीक है, ऐसा ही बोला है। एंड द नेक्स्ट क्या है, हम पढ़ेंगे अभी सोर्स ऑफ लॉ। सोर्स ऑफ लॉ में हम मेनली तो यही देखते हैं कि हमारे सोर्स क्या है, लेजिस्लेशन है, कस्टम है, सबसे पहले तो हमारा कस्टम ही आ जाता है। उसके बाद हमारे लेजिस्लेशन हो गए, मतलब हमारी जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून है उसे हम सोर्स बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा हो गया प्रेसिडेंट। ये मेन ही थ्री है, बट हमें क्या पढ़ना है, जुरिस्प्रूडेंस पढ़ना है। और जुरिस्प्रूडेंस के पर्पज से जब हम सोर्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस ऑफ लॉ देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर हैं, एक साल्वेंट हो गए, जो भी हॉलैंड वगैरह, जो भी हमारे जुरिस्ट हैं, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट अपने तरीके से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताया है कि मेरे सोर्सेज क्या होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम साल्वेंट को देखेंगे। जॉन साल्वेंट क्या बोलते हैं, अ लीगल स्कॉलर renowned for his ideology on law in the field of jurisprudence, classified the sources of law into the mainly two categories, material sources and formal sources, ठीक है। बोला जब भी हम जॉन ऑस्टिन को देखेंगे तो उन्होंने क्या किया है, टू टाइप में, टू कैटेगरी में डिवाइड किया है सोर्स को। एक तो बोला मटेरियल सोर्स और दूसरा फॉर्मल सोर्स। अब जब हम जानते हैं कि मटेरियल सोर्स क्या होता है, मटेरियल सोर्स क्या हो गया, मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ आर दो सोर्स, वैसे सोर्स फ्रॉम विच लॉ गेट इट कंटेंट और मैटर, जो कि क्या करते हैं, कंटेंट और मैटर को गेट करते हैं, ठीक है। एंड बट नॉट इट्स वैलिडिटी, देयर आर द टू टाइप ऑफ मटेरियल सोर्स which are legal source and the historical source। बोला है मटेरियल में भी अनेक्स्ट बोला है, टू पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो बोला है लीगल और दूसरा हिस्टोरिकल, ठीक है। लीगल क्या हो गया, अभी जब हमने देखा कि मटेरियल और फॉर्मल बताया, फिर फॉर्मल को फिर से टू टाइप में, जो मटेरियल है उसको फिर से फर्दर टू टाइप में डिफाइन कर दिया। उन्होंने बोला कि लीगल मटेरियल क्या हो गया, लीगल और हिस्टोरिकल, ठीक है। और मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ क्या बोला था, ऐसे सोर्स जो कि लॉ के द्वारा हम उसका बोला है कंटेंट और मैटर जो है वो जान सकते हैं। इट इज़ नॉट वैलिडिटी। देर आर टू टाइप ऑफ मटेरियल सोर्स एज विच आर द लीगल सोर्स एंड द हिस्टोरिकल सोर्स, ठीक है। लीगल सोर्स क्या हो गया, लीगल सोर्स आर in the instrument used by the state and which create legal rule, जो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं लीगल रूल, मतलब एक कानूनी रूल जो होते हैं उसको क्रिएट करेंगे, उसको हम लीगल सोर्स बोलते हैं। एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो जिसे यूज करने से क्या होगा, हमारे लीगल रूल जो है वो क्रिएट होंगे। एंड दे आर अथॉरिटेटिव इन द नेचर, जो कि अथॉरिटेटिव इन नेचर है, एंड द फॉलोड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, जो कि फॉलो किए जाते हैं हमारे कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, ठीक है। एंड दीज आर द सोर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो क्या है, एक सोर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। एंड दैट परमिट न्यूअर लीगल प्रिंसिपल टू बी द क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द सालमेंट। अ लीगल सोर्स ऑफ सोर्स इन इंग्लिश लॉ अकॉर्डिंग टू द सालमेंट, हम देखेंगे एक लीगल बोला है, लीगल सोर्स क्या है इंग्लिश लॉ में। एक तो हो गए हमारे लीगल सोर्स, क्या हो गया, लेजिस्लेशन, जिसको भी फर्दर 4 कैटेगरी में, जिससे ऐसे ही हमने जो पहले पढ़ा था कि हमारे लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम जो होंगे वो सोर्स होंगे, ठीक है। अब साल्वेंट ने भी यही बोल दिया कि क्या है, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट और कस्टमरी लॉ एंड कन्वेंशनल लॉ जो होंगे वो एक मॉडर्न जो इंग्लिश लॉ के अनुसार क्या है, एक सोर्स है लॉ के, जुरिस्प्रूडेंस के, ठीक है। लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टमरी लॉ एंड कन्वेंशन, ठीक है। लेजिस्लेशन क्या हो गया, हमारे पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ जो होगा, कोडिफाइड लॉ, जिसे हम लेजिस्लेशन बोलते हैं। एंड प्रेसिडेंट हो गया हमारे जुडिशरी, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के द्वारा दिए गए डिसीजन को हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। और द कस्टमरी लॉ क्या हो गया, जो कि कई सालों से कस्टम हम फॉलो करते आ रहे हैं और बाद में क्या होता है, वो कस्टम ही बन जाता है, लॉ ही बन जाता है, ठीक है। और कन्वेंशनल हो गया, जैसे कि हमारे 2 कंट्रीज़ के बीच में कोई कन्वेंशन होगी,
ठीक है, जिसको फुल जिसकी जो भी रूल रेगुलेशन जो उस कन्वेंशन में लिखे गए हैं वो एक कंट्री को भी फॉलो करने पड़ेंगे, दूसरी को भी फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो आ गया कन्वेंशनल। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल। जैसे उन्होंने ये बताया था ना कि मटेरियल सोर्स क्या होते हैं, लीगल सोर्स हमने पढ़ लिए, और हिस्टोरिकल सोर्स पढ़ेंगे अभी। हिस्टोरिकल सोर्स क्या बोले, आर दो सोर्स दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ लॉ, मीन ऐसे सोर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ लॉ की, विदाउट गिविंग द इफेक्ट इट्स अ वैलिडिटी ऑफ अथॉरिटी, बोला बिना किसी इफेक्ट ऑफ इट्स वैलिडिटी और अथॉरिटी को देख। ठीक है, दीज सोर्स इन्फ्लुएंस करेंगे लीगल रूल इनडायरेक्टली, ये सोर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं लीगल रूल डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, एंड द डिफरेंस बिटवीन द लीगल एंड हिस्टोरिकल सोर्स इज दैट all law have a historical source but they may or may not have the legal source। ठीक है, मीन एक ऐसे सोर्स जो कि क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ लॉ के लिए। ठीक है, विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑफ वैलिडिटी और अथॉरिटी। ठीक है, जैसे कि पुराने टाइम में जैसे हमारा लॉ जो है वो इतना डेवलप नहीं था, फिर हिस्टोरिकल सोर्सेस की वजह से ही हम क्या करते हैं, एक नया नया टाइम टू टाइम क्या करते हैं, एक नया लॉ लेके आते हैं, उस लॉ बनाए हुए लॉ में क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ लॉ की। ठीक है, एंड द डिसीजन गिवन बाय द फॉरेन कोर्ट सर्व्ड एज द एग्जांपल ऑफ द सोर्स ऑफ काइंड ऑफ सोर्स, जो कि हमारे डिसीजन जो है फॉरेन कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं, वो क्या है, एग्जाम्पल है सोर्स ऑफ लॉ, काइंड ऑफ सोर्स के। ठीक है, एंड फॉर्मल सोर्स क्या हो गया, फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ आर द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द स्टेट मैनिफेस्ट इट विल एंड इन जर्नल स्टैट्यूट एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट। एक फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ क्या हो गए, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो क्या करें, थ्रू जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, स्टेट को मैनिफेस्ट करते हैं इट्स विल के बोला इट्स विल के अनुसार, एंड इन जर्नल स्टैट्यू एंड द जुडिशियल प्रेसिडेंट आर इन द मॉडर्न फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ, एंड लॉ डिराइव्स इट्स अ फोर्स, लॉ डिराइव्स इट्स फोर्स, अथॉरिटी एंड वैलिडिटी फ्रॉम इट्स फॉर्मल सोर्स। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू कीटन, जो हमारे कीटन हैं, उन्होंने क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू कीटन द क्लासिफिकेशन गिवन बाय द सालमन वाज फ्लॉड। कीटन क्लासिफाई द सोर्स ऑफ लॉ इनटू द फॉलोइंग, उन्होंने क्या क्लासिफाई किया, एक तो बाइंडिंग बताया, दूसरा बताया परसुएसिव और सोर्स, एंड प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ, उन्होंने प्रेसिडेंट को बताया। इसको हम पढ़ेंगे कि बाइंडिंग सोर्स क्या होगा, जो जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के द्वारा दिया गया डिसीजन क्या होता है, जो हमारे लोअर कोर्ट होते हैं, सब डिवीजन कोर्ट हैं, उन पर जो है बाइंडिंग होता है, उनको वही डिसीजन जो है वो उसी डिसीजन को मानकर चलना होता है, वो बाइंड होते हैं कि उस डिसीजन जो कि दिया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा होता है उसको वो फॉलो करते हैं। ठीक है, इसलिए बोला जजेस आर बाउंड टू अप्लाई सच सोर्स ऑफ लॉ, जजेस क्या होते हैं, बाउंड होते हैं अप्लाई करने के लिए वो सोर्स ऑफ लॉ जो कि केसेस में दिया जाता है, और एग्जाम्पल ऑफ सच सोर्सेज आर स्टैट्यूट, लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट आर द कस्टम। ठीक है, परसुएसिव सोर्स क्या है, आर नॉट बाइंडिंग, जो कि बाइंडिंग नहीं होते हैं, बट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन when binding source are not available for the deciding on a particular subject। for example of such source are the foreign judgment। कौन से हुए, फॉरेन जजमेंट, जो कि हम पर बाइंडिंग नहीं होते, हमें उसको फॉलो करना नहीं करना वो हमारी अपनी विल है। ठीक है, इसलिए बोला है परसुएसिव सोर्स कौन हो गए, ऐसे सोर्स जो कि बाइंडिंग नहीं होते हैं, उसको फॉलो करना ना करना वो हमारी जो है अपनी इच्छा होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे जो सोर्स ऑफ फॉरेन जजमेंट हो गए, प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी हो गए, एंड इक्विटी, जस्टिस एंड प्रोफेशनल ओपिनियन हो गए, जैसे कि प्रोफेशनल ओपिनियन है। ठीक है, जैसे कि हमारा मोरालिटी है। ठीक है, जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि जब लोग क्या करते थे, एक जैसे मंदिर में जाते थे तो
ऐसा तो नहीं है कि कहीं लॉ बनाया गया है कि जब भी मंदिर जाएंगे तो हम जूते चप्पल उतार के जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये हमारी मोरालिटी है, प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी है, जिसको फॉलो करना ना करना वो हम एज अ पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हम फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यदि हम चप्पल डाल के चले भी जाएंगे तो क्या होगा, क्या हमें जो मंदिर के अथॉरिटीज़ हैं जो वहाँ अ, रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो क्या हमें पनिशमेंट दे देंगे? तो ऐसा तो नहीं होता। लेकिन वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पर्सन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी को फॉलो करते हैं, इसलिए हम बोले हैं उसको फॉलो करते हैं। ये मानना ना मानना ये हमारी अपनी विल पर जो है डिपेंड करता है, ठीक है, जिसको हम परसुएसिव लॉ बोल रहे सोर्सेज बोलते हैं। इक्विटी, जस्टिस, जैसे कि कभी भी होता है कि किसी यदि कोई भी ऐसा मैटर आ जाता है कि इसमें उसके रिगार्डिंग कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं बना है अभी तक, जैसे बना ही नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, तो क्या करते हैं, जब ऐसा कोई मैटर आ जाता है तो जो जुडिशियल अथॉरिटी बैठी होती है, जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठे होंगे, उनके सामने कोई केस आ जाएगा ऐसा, तो वो क्या करते हैं, एक इक्विटी एंड गुड कंसाइज के ऊपर बोले हैं, अपनी इच्छा से अब उनके जो उन दोनों पार्टी के लिए ठीक है वो ऐसा डिसीजन देते हैं, ठीक है। मतलब वो उन पर बाइंड नहीं होता, वो उन पार्टीज पर तो बाइंड होता है, लेकिन वो जो जुडिशियल ऑफिसर वो डिसीजन दे रहे हैं वो उन पर बाइंड नहीं होता कि वो वही डिसीजन देंगे। वो तो अपनी इच्छा, मतलब अपनी सूझ समझ से उन दोनों पार्टीज को ध्यान, उनके दोनों का वेलफेयर ध्यान में रखते हुए उसको क्या कर रहे हैं, वो डिसीजन दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा परसुएसिव सोर्स। एंड प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ, जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट होते हैं, जो कि डिसीजन दिए जाते हैं हमारे कोर्ट के द्वारा इन द डिफरेंट केसेस। डिफरेंट केसेस जो है वो उनमें डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन दिए जाते हैं। एंड जुडिशियल डिसीजन हैज़ अ लीगल प्रिंसिपल दैट इज बाइंडिंग ऑन द सबॉर्डिनेट कोर्ट। और जो सॉरी और जो जुडिशियल प्रेसिडेंट डिसीजन जो होते हैं वो लीगल प्रिंसिपल, बोले जो भी जुडिशियल डिसीजन होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो सबॉर्डिनेट कोर्ट पर बाइंडिंग होते हैं। ये तो मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से समझा दिया है। एंड वंस अ कोर्ट हैज़ डिराइव्ड अ जजमेंट इन अ पर्टिकुलर केस, जब भी किसी जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा एक जजमेंट दी जाती है किसी पर्टिकुलर केस में, तो क्या होता है, सबॉर्डिनेट कोर्ट क्या करते हैं, उसी डिसीजन को फॉलो करते हैं। और उस बोले जब भी अपना कोई डिसीजन देते हैं तो वो डिसाइड करते हैं ऑन अ सिमिलर केस, सिमिलर फैक्ट, ऑन द सेम इन्फ्लुएंस जुडिशियल प्रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। जैसे हमारे कुछ केस हैं, जैसे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1973 का। इन दिस केस इज व्हाट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इन इंडिया, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो हमारा प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में बात करी थी। एंड प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम बीइंग रिमूव्ड, ठीक है, जिसमें ये बोला गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को बोला है रिमूव नहीं किया जा सकता हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और बेसिक्स जो हमारे फंडामेंटल जो राइट हैं, जो फंडामेंटल फीचर है वो क्या है, इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए उनको जो है रिमूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड एक अनदर केस है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये हमारा केस है आर्टिकल 21 से ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बोला था कि द कोर्ट अफर्म दैट एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू डाई विद डिग्निटी, हर एक पर्सन को राइट है टू डाई विद डिग्निटी के साथ। एंड द कोर्ट ऑल्सो स्टेटेड दैट द राइट टू डाई इन अ डिग्निफाइड मैनर इज नॉट द सेम एज द राइट टू डाई इन अन अननेचुरल वे। मतलब इसमें कोर्ट ने ये स्टेट किया था, ये डिसीजन दिया था कि राइट टू डाई तो है,
लेकिन डिग्निफाइड मैनर से। बट सेम ऐसा नहीं होगा जब किसी की नेचुरल डेथ होगी या कोई सुसाइड वगैरह करता है तो उसको सेम नहीं समझा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई अननेचुरल वे से अब खुद ही जैसे सुसाइड कर लेता है तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसको राइट टू डाई है इसलिए उसको पनिश नहीं किया जाता। आज भी जो है अटेम्प्ट सुसाइड जो है वो एक पनिशेबल है और उसकी पनिशमेंट जो है वो दी जाती है, ठीक है। एंड मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज सी द पासपोर्ट एक्ट का एक केस था। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था जिसमें रिजर्वेशन का मैटर था कि बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दी 50% जो है वो दी जाए। तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफाइंग द ग्रुप ऑफ बैकवर्ड क्लासेस कैन नॉट बी लिमिटेड टू द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ठीक है। इसलिए यही था हमारा प्रेसिडेंट जो कीटन ने दिया था, ये हमारा प्रेसिडेंट और बाइंडिंग सोर्स ये बताया था, ठीक है। Doctrine of res judicata. The term of doctrine of res judicata subject matter adjured as per the doctrine is a once law suit has been decided, जिसमें बोला जाता है res judicata में कि एक बार सूट जो है वो डिसाइड हो गया, जो तो पार्टी होती है बार्ड की जाती है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा कि वो अगेन दोबारा से वही मैटर वही सेम फैक्ट सेम पर्सन सेम मैटर जो है वो दोबारा से केस नहीं कर सकती। रेशियो डिसेंटाई क्या बोलता है, एज पर द सालमेंट अ प्रेसिडेंट ऑफ जुडिशियल डिसीजन दैट contain a legal principle with a authoritative element is called ratio decidendi, ठीक है। डिसेंडेंटाई इसका मतलब है रीजन फॉर द डिसीजन की रीजन देना, हम देखेंगे रीजन फॉर दैट डिसीजन, ठीक है। वेन एवर अ जज गेट अ केस टू डिसाइड ऑन ही हैज टू एडजुडिकेट टू इवन when there is no statute or the precedent concerning it, and the principle that governs such a decision is the reason for the decision, which is called ratio decidendi, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डिक्टा भी है। द टर्म ऑब्जेक्टिव डिक्टा मीन मेयर से बाय द वे, ठीक है। मेयर से बाय द वे इसका मीनिंग है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डिक्टा का the term is used refer to the statement that are not required the case at hand. A judge may in the judgment of the case declare the same legal principle to be applied of the hypothetical situation, ठीक है। It does not have much impact or authority, however the subordinate court are bound to apply the precedent. टाइप ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, अथॉरिटेटिव और परसुएसिव है, ठीक है। अथॉरिटेटिव क्या हो गए, अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट क्या होते हैं, ऐसे प्रेसिडेंट जो कि मस्ट बी फॉलो किए जाते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट के द्वारा वेदर दे अप्रूव और नॉट, चाहे वो अप्रूव किए जाएं या नॉट किए जाएं, ठीक है। और ये क्रिएट करते हैं डायरेक्ट और डिफाइंड रूल ऑफ लॉ एंड दे फेल इनटू द कैटेगरी ऑफ द लीगल सोर्स ऑफ लॉ। परसुएसिव प्रेसिडेंट क्या होंगे, ऑन द अदर हैंड डू नॉट क्रिएट अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑन द जज, ठीक है। ये जो है बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं करते ऑन द जज पर। एंड परसुएसिव प्रेसिडेंट कैन बी अप्लाई होते हैं एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज, ठीक है। और अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट जो होते कैन बी क्लासीफाई किए जाएंगे फर्दर टू पार्ट में, एब्सोल्यूट अथॉरिटी और कंडीशनल अथॉरिटी। Absolute authority and absolutely authority precedent is binding on the subordinate court and the absolute manner and it cannot be disobeyed even it is wrong, ठीक है। बोला है इट इज़ एन एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट जो होंगे वो इज़ अ बाइंडिंग होंगे सबॉर्डिनेट कोर्ट पर कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी कि जो भी डिसीजन दिए जाएंगे हमारे जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कि बाइंडिंग हुए सबॉर्डिनेट कोर्ट पर एन एब्सोल्यूट मैनर में, इट कैन नॉट बी डिसऑबे इवन इट इज़ अ रॉन्ग। इससे बोला है यदि कभी भी जो है डिसऑबे नहीं किए जाएंगे इवन इफ इट इज़ अ रॉन्ग,
ठीक है। कंडीशनल अथॉरिटेटिव अथॉरिटी क्या होगी, जिसमें कुछ ना कुछ कंडीशन लगा दी। अ कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट इज अ बाइंडिंग ऑन द अदर जज, but it can be disregarded in a certain special circumstances as long as a judge show the reason for doing so। जिसमें कुछ ना कुछ बोला है, कंडीशन जो है वो लगा दी जाती है। अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट जो होंगे बाइंडिंग होंगे किसी भी जज पर, अदर देन वो डिसरिगार्ड करता है किसी सर्टन सर्कमस्टांसेस में, बट उसको क्या करना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल और डेक्लेरेटरी क्या हो गया, तो अकॉर्डिंग टू द सालमन अ डेक्लेरेटरी प्रेसिडेंट is to the president that simply declare an already existing law in a judgment। It is mere the application of law। an original precedent create and apply a new law। फैक्टर इंक्रीजिंग द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है, द नंबर ऑफ जजेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बेंच दैट मेक द डिसीजन, ठीक है। एंड एक अनएनिमस डिसीजन हैज मोर वेट एंड अप्रूवल बाय द अदर कोर्ट जो होंगे, स्पेशली द हायर कोर्ट, ठीक है, अप्रूवल दिया जाएगा। एंड एनेक्टमेंट ऑफ द स्टैट्यूट दैट कैरीज द सेम लॉ और सब्सिक्वेंटली, ठीक है। अब टाइप ऑफ लेजिस्लेशन देखेंगे हम कि नेक्स्ट दिया है लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ। लेजिस्लेशन रेफर करता है रूल और लॉ जो भी इनेक्ट किए जाते हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, लाइक पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। जो भी लॉ जो है वो इनेक्ट किया जाता है। टाइप ऑफ जो लेजिस्लेशन है, एक तो सुप्रीम हो गया, दूसरा सबॉर्डिनेट हो गया। सुप्रीम में क्या आ गया, दिस इज लेजिस्लेशन इज सेड टू बी द सुप्रीम व्हेन इट इज एनेक्टेड बाय द सुप्रीम और सॉवरन लॉ मेकिंग बॉडी। मीन सुप्रीम लेजिस्लेशन हम कब बोलेंगे, जब लॉ जो है वो इनेक्ट किया गया है सुप्रीम एंड सॉवरन लॉ मेकिंग बॉडी के द्वारा, ठीक है। मीन जो ऐसा लॉ जो इनेक्ट किया गया है सॉवरन और सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी के द्वारा, द बॉडी मस्ट बी पावरफुल, जो कि बॉडी पावरफुल है टू एक्सट्रैक्ट द रूल ऑफ लॉ enacted by it cannot be amendable and modified by the another body, ठीक है। the parliament cannot be said to be a sovereign in law making। a law passed by the parliament can be challenged in the court। मतलब पार्लियामेंट को हम क्या कर सकते हैं, एक सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी नहीं बोल सकते एज अ लॉ, क्योंकि जो भी लॉ के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा लॉ जो भी लॉ बनता है वो चैलेंज किया जाता है कोर्ट के द्वारा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड कैन बी सेड द सोवरेन लॉ मेकिंग बॉडी एंड वैलिडिटी ऑफ लॉ पास्ट कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। जो हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसको हम ऑन द अदर हैंड क्या कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं ये सॉवरेन लॉ मेकिंग बॉडी है, क्योंकि इसके जो भी उस ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून था उसको चैलेंज नहीं किया जाता किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, ठीक है। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या हो गया, लेजिस्लेशन एनेक्टेड बाय सबॉर्डिनेट लॉ मेकिंग अथॉरिटी बॉडी। मीन एक ऐसा लेजिस्लेशन जो कि इनेक्ट किया जा रहा है सबॉर्डिनेट लॉ मेकिंग अथॉरिटी इज सेड टू बी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबॉर्डिनेट बॉडी मस्ट हैव डिराइव इट्स लॉ मेकिंग अथॉरिटी। सबॉर्डिनेट बॉडी क्या है, मस्ट हैव डिराइव की जाती है लॉ मेकिंग अथॉरिटी फ्रॉम द सॉवरेन लॉ मेकिंग बॉडी, इट्स सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। मतलब जब भी ऐसा लेजिस्लेशन जो इनेक्ट किया जा रहा है सबॉर्डिनेट लॉ मेकिंग अथॉरिटी, मतलब ऐसे सबॉर्डिनेट लॉ मेकिंग अथॉरिटी के द्वारा ऐसा कुछ इनेक्ट किया जा रहा है लॉ जिसका भी कंट्रोल किसके पास है, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी के पास है, उसको हम बोलते हैं सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। सबॉर्डिनेट को भी फर्दर पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हमारा executable legislation, the form of subordinate legislation where the executive granted the conferred certain rule making power in order to carry out the intention of the legislation, ठीक है। और हमारा colonial legislation many territory और across the globe क्या होता है, colonized by the British and such terrorists were called as a colonies, ठीक है। The legislation passed by the legislature on such colonies was subject to the control of British Parliament, जो कि कंट्रोल में होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के। और नेक्स्ट है जुडिशियल लेजिस्लेशन, द कोर्ट ऑल्सो हैव द रोल ऑफ enacting
जो भी बोला है, जब कोर्ट क्या करता है, एक रोल प्ले करता है एनेक्टमेंट ऑफ लॉ की, क्योंकि जब भी जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून होता है उसको चैलेंज किया जाता है कोर्ट में। ठीक है, एक लॉ के पास जो कोर्ट है उसके पास पावर है लॉ जो भी बनाया है उसको चैलेंज करने के लिए, उसके उसको इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, और म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन में म्यूनिसिपल अथॉरिटी ऑल्सो पोजेस्ट करती है लॉ मेकिंग पावर एज एनेक्टेड और बाय लॉ। एंड ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन क्या होगी, अनदर काइंड ऑफ लेजिस्लेशन है, इज ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन विच इज कंसर्न विद बॉडी लाइक यूनिवर्सिटी, जैसे कि कॉर्पोरेशन हो गया, क्लब हो गया, जिसको हम ऑटोनॉमस बोलते हैं। मीन जो यूनिवर्सिटीज, कॉर्पोरेशन और क्लब हो गए उसको हम ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन बोलते हैं। और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होगी, ऑन द सेम टाइम लेजिस्लेटिव पावर मे बी delegated on the certain bodies by the parliament, and through the principal legislation of principal act may create the subsidiary legislation that can make law as a provided with the principal legislation। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कस्टम। कस्टम क्या क्या होता है, जिसको बहुत टाइम से फॉलो किया जा रहा है और बाद में वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे हमारे देवी देवताओं को पुराना टाइम था, तब भी शादी जो थी 7 फेरों से की जाती थी। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया, बाद में जैसे एक मेडिवल पीरियड आया, फिर एंशियंट आया, फिर मेडिवल आया, उसके बाद ब्रिटिश पीरियड आया। जब हमारे जो ब्रिटिशर्स थे आए थे, वो आए थे इंडिया में, उन्होंने कितने टाइम हम लोगों को एक गुलाम बना के रखा। उसके बाद हम आज भी कितने सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, आज भी हम क्या करते हैं, उस मैरिज को करते हैं तो हमें 7 फेरे लेने पड़ते हैं। इसलिए ये बन जाता हमारा कस्टम, बहुत जो बहुत सालों से क्या है, एक कॉन्टीन्यूसली उसकी जो है वो प्रोसीडिंग जो है वो की जाती है, मतलब वो चल रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। किसी ने आज तक ऐसा सवाल उठाया कि जो शादी है उसमें 7 फेरे करना ज़रूरी है या नहीं। ठीक है, इसलिए ये बन जाता है हमारा कस्टम। जैसे कि वैलिड कस्टम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें। कस्टम मस्ट बी रिजनेबल होने चाहिए, प्रैक्टिकल एंड मस्ट कन्फर्म विच द बेसिक मोरालिटी प्रिवेलिंग करती है मॉडर्न डे सोसाइटी में। एंटिक्विटी होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, और सर्टेनिटी कस्टम मस्ट बी क्लियर होने चाहिए, इन अनएम्बिगुअस होने चाहिए ऑन हाउ शुड बी प्रैक्टिस। और कन्फर्मिटी होनी चाहिए विद द स्टैट्यूट, नो कस्टम मस्ट गो अगेंस्ट द लॉ ऑन ऑफ द लैंड। ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूटी इन प्रैक्टिस। कॉन्टिन्यूटी इन प्रैक्टिस मीन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो कस्टम सदियों से चला रहा है वो कभी भी ब्रेक किया गया हो। वो कॉन्टिन्यूटी इन प्रैक्टिस होना चाहिए, मतलब कभी भी जो है उसको ब्रेक ना किया गया हो, वो सदियों से वो चला आ रहा है, विदाउट इंटरप्शन जो है प्रैक्टिस किया जा रहा है उसको। ठीक है, उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूटी प्रैक्टिस। और मस्ट नॉट बी अपोजिशन टू द पब्लिक पॉलिसी, और वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जो है नहीं होना चाहिए, उसको हम कस्टम बोलते हैं। इट मस्ट बी अ जनरल और यूनिवर्सल। ये क्या है, जनरल भी हो सकता है और यूनिवर्सल भी हो सकता है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा क्या करना है, इसमें हमने ये की पॉइंट को लर्न करना है कि वैलिड कस्टम कब होगा, जब रिजनेबिलिटी होगी, एंटिग्विटी होगी, सर्टेनिटी होगी, और कन्फर्मिटी होगी विद द स्टैट्यूट, और कॉन्टिन्यूटी होगी इन अ प्रैक्टिस में, और मस्ट नॉट बी ऑपोजिशन, मतलब ऑपोजिशन ऑफ इन अ पब्लिक पॉलिसी होगी। ठीक है, तब हम उसे बोलते हैं कस्टम। ठीक है, जो कस्टम है उसको भी फर्दर जो है कस्टम विद बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। कस्टम क्या है, 2 टाइप में बताया गया है, फिर से बोला कस्टम जो कि विदाउट बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है, जिसको बाइंड करना जो है वो ऑब्लिगेशन नहीं है। देयर इज़ अ कस्टम दैट आर फॉलोड इन अ सोसाइटी दैट डू नॉट हैव अ लीगल बाइंडिंग फोर्स, मतलब उसको बोला है बाइंड करना जो है वो कंपल्सरी नहीं है, जो कि सोसाइटी के द्वारा बाइंड हो, सोसाइटी को बाउंड हो कि उसको फुलफिल ही करना है वो। ठीक है, सच कस्टम आर रिलेटेड टू द क्लोथिंग मैरिज आर नॉट अवर्टिंग बाय सच कस्टम only result on a social boycott
और लीगल कंसिक्वेंसेस, ठीक है। और कुछ कस्टम क्या है, एक विद द बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। बाइंडिंग ऑब्लिगेशन कौन से हो गए, जैसे कस्टम दैट आर मेंट टू अ फॉलोड बाय द लॉ आर कॉल्ड अ कस्टम विद अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। मतलब एक मैं बोला कि कस्टम जो है वो हमें बाइंड, मतलब फॉलो करना ना करना जो है वो हमारी अपनी इच्छा है, हम उसको आप फुलफिल भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें बोला कि कस्टम क्या है, विदाउट बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है। दूसरे में बोल दिया कि कस्टम क्या है, विद बाइंडिंग है, जो कि फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो कौन कौन से कस्टम है वो बोला, दैट आर नॉट रिलेटेड टू द सोशल कंट्रावेंशन और द ट्रेडिशन, दैट आर मेनली टू टाइप ऑफ द बाइंडिंग ऑब्लिगेशन इज अ लीगल कस्टम हो गए, कन्वेंशनल कस्टम हो गए। लीगल कस्टम है क्या आगे, लीगल कस्टम आर एब्सोल्यूट इन द सेक्शन एंड दैट आर ऑब्लिगेटरी इन नेचर एंड अट्रैक्ट लीगल कंसिक्वेंसेज इफ नॉट फॉलो, ठीक है। टू टाइप ऑफ लीगल कस्टम एज अ जनरल कस्टम एंड द लोकल कस्टम। क्या होते हैं, जनरल और लोकल होते हैं। जनरल कस्टम क्या होंगे, जो इन्फोर्स किए जाएंगे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, जो कि इन्फोर्स किए जाते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। एंड लोकल कस्टम क्या होंगे, अदर हैंड ऑन द पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। जो कि पर्टिकुलर लोकेशन में, जैसे कि जो कोई भी ऐसा रूल है जो कि मेरे किसी जैसे कि मेरे गांव में ही जो है वो चलता है, कोई रूल है जो हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट में ही है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लोकल कस्टम, जो कि किसी पर्टिकुलर एक एरिया, पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही किया जाता है, जो फॉलो किया जाता है, उसे बोलते हैं पर्टिकुलर। और जनरल कस्टम क्या हो गया, जो इन्फोर्स किया जाता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। और कन्वेंशनल क्या हो गया, कन्वेंशनल लॉ कस्टम हो गया, दोज कस्टम और इन्फोर्स ओनली एक्सेप्ट थ्रू द एग्रीमेंट, जो कि किसी एग्रीमेंट के द्वारा जो है वो बनाया जाए और उसको एक्सेप्ट करना और फॉलो करना जो है वो वहीं पर इन्फोर्स करता है, जो कि उसकी जिन्होंने उसको बनाया है, उस एग्रीमेंट को बनाया है, ठीक है। वह कन्वेंशनल कस्टम क्या है, ऐसा कस्टम जो कि इन्फोर्सिबल होता है ओनली देयर द एक्सेप्टेंस, जिन्होंने उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया होता है, जो भी जैसे कि हमारे जो कंट्रीज के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट बनता है। और उस एग्रीमेंट में जो ऑब्लिगेशन, जो भी रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं, उन दोनों कंट्री को क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। सच कस्टम इज नॉट ओनली एनफोर्सेबल ऑन द पीपल एंड हु आर पार्टी टू द एग्रीमेंट इनकॉर्पोरेटिंग इट। The two type of conventions custom are the general convention custom and the local convention custom। यही भी यहाँ भी यही बोल दिया कि क्या है, एक तो जनरल कन्वेंशन कस्टम है और दूसरा लोकल कन्वेंशन कस्टम है, ठीक है, ठीक है। और जनरल क्या हो गया, जनरल कन्वेंशनल कस्टम क्या हो गए, आर प्रैक्टाइज थ्रू द टेरिटरी ऑफ द लोकल लिमिट। लोकल कन्वेंशन क्या होगी, वो अदर देन अ रिस्ट्रिक्शन इन पर्टिकुलर प्लेस। यही बता दिया कि जनरल क्या हो गए, जो थ्रू आउट टेरिटरी जो है वो फॉलो किए जाते हैं, और जो लोकल क्या हो गए, जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन में या पर्टिकुलर ट्रेड, जैसे कि जब हम कन्वेंशन की बात करते हैं तो बात करते हैं ऑन रिस्ट्रिक्शन इन अ पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर ट्रेड और ट्रांजैक्शन, ठीक है। यही था हमारा लॉ एंड नेचर, स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ जो सोर्सेज ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा जो ये चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल, इसी के साथ मैं आपको बताते चलूँ कि मेरा जो ये चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल, यहाँ मैंने सब्जेक्ट वाइज जो है प्लेलिस्ट बनाई है। आप यदि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करते हैं तो आप देखेंगे कि मेरे जैसे कि मैंने यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो कवर किया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी कवर किया है, इंडियन पेनल कोड को भी कवर किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्ट्रैक्ट का भी कवर किया है। इसलिए आप जो है वो प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, मेरे लेक्चर को देख सकते हैं। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जो नेट यूजीसी नेट लॉ का जो पेपर होगा जैसे उसकी मैं यहाँ अपने ही चैनल पर कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊँगी। इसलिए आज जो है वो उसका सेकेंड लेक्चर था जुरिस्प्रूडेंस का। मैंने यूनिट 1 से स्टार्ट किया है, आज सेकेंड लेक्चर था। मैं वीडियो जो है वो अपलोड करती रहूँगी और आपको पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है वो यहाँ करवाऊँगी।
यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।